नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम आ चुके हैं आगरा के शहीद स्मारक पार्क। आज रात 8 बजे वोटों की बारात लाइव यहीं से होगा। जनता और नेताओं के सीधे संवाद को आप देख सकेंगे। लेकिन अभी वक्त है ताल ठोक के बहस का आज की। और आज प्रधानमंत्री ने देश की संसद में ताल ठोक दी। जी हां, आज मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिए जाने का। लेकिन पीएम ने जितनी बातें कही उन सब के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक रैली में विपक्ष को और उसके नेताओं को स्कैम का नाम दिया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने स्कैम की परिभाषा दे दी थी कि हमारे लिए स्कैम का मतलब है सेवा, करेज, एबिलिटी और मोडेस्टी। तो पीएम ने आज संसद में ही सवाल उठा दिया कि जो विपक्ष स्कैम में सेवा देखता हो उससे भला देश की बेहतरी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज संसद के अंदर कांग्रेस के परिवारवाद पर भी हमला बोला और आपातकाल पर भी। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि लोकतंत्र की ताकत ही है कि आज एक गरीब का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बनके संसद में भाषण दे रहा है। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भूकंप पर बात करके भूकंप पीड़ितों का मजाक उड़ाया है, एक प्राकृतिक आपदा का मजाक उड़ाया और विपक्ष के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। लेकिन इस सब के बीच हमारा आज का सवाल यह कि क्या वाकई प्रधानमंत्री ने देश की संसद को उत्तर प्रदेश के चुनावी रण के लिए इस्तेमाल कर लिया? क्या उन्होंने देश की संसद के अंदर खड़े होकर एक चुनावी भाषण दे दिया? सवाल तो यह भी है कि क्या घोटालों को देश सेवा का नाम दिया जा सकता है? और क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी ताल ठोक के यह कह सकती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है? तो आज की बहस इन्हीं सब सवालों पर। कल्याण जी, this is not the way. Please take your seat. It has been said, madam, kindly allow me. बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं, लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। सर्विस गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और एम का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है। और तब जाकर के भूकंप आता है। स्कैम का मतलब था समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश। और मैंने कहा भाई, हमारी बुआ का नाम क्यों जोड़ दिया, ये बताओ पहले तो। अरे बुआ से तो इनके रिश्ते बहुत करीब के रहे हैं। आप जानते होंगे, बताओ रक्षाबंधन किसने मिलके मनाया? और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलके सरकार बनाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी जरूर बताना चाहिए कि इन्होंने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का बड़ा व्यापम घोटाला एवं अनेक और घोटालों में फंसे अपने नजदीकी लोगों को
अभी तक भी इन्होंने क्यों बचाया हुआ है? Quite a arrogant reply. Oh, he could have used this window of opportunity to present his vision for the country and clarity for the country and also the perspective for the country. Perhaps he lost his life's opportunity. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या घोटाले को सेवा बताने से भूकंप आया? दूसरा सवाल, कांग्रेस के घोटाले देश सेवा कैसे हो गई? तीसरा सवाल, यूपी में परिवारवाद वर्सेस गरीब का बेटा की चुनावी लड़ाई है। चौथा सवाल, क्या यूपी में अखिलेश राहुल का साथ सुविधा का समाजवाद है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, संसद में क्या पीएम ने चुनावी भाषण दिया? तो सुना आपने किस तरीके से सियासी बयानबाजी पिछले कुछ दिन से चल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, और क्या प्रधानमंत्री ने आज देश की संसद को यूपी के चुनावी रण को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए आज चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, आपको बता दें, और पार्टी की सेंट्रल कमेटी में उड़ीसा से आते हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं, वो बीएसपी के नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष वो रखते हैं। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और बिहार में एनएसयूआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और साथ ही राजेंद्र द्विवेदी हमारे साथ आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो कवर कर रहे हैं। सबसे पहले पात्रा जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहले सवाल के जवाब में 1.5 मिनट का समय आप सबको मिलेगा, टाइमर चलता रहेगा, और जैसे ही 1.5 मिनट पूरे होंगे आप लोगों की आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि तय समय में अपनी बात रख पाएं। देश की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने का मौका था और प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे यूपी की जनता को, चुनावी जुमले हो रहे थे वहां पर भी। बिल्कुल गलत बात है। आप अगर प्रधानमंत्री जी के पूरे अभिभाषण को देखेंगे जो कि लगभग 1 घंटे से ऊपर का था, उसमें उन्होंने पूरे उन बिंदुओं को छुआ है जिन बिंदुओं पर राष्ट्रपति महामहिम ने कहा था। मसलन कि उन्होंने रोड के विषय में कहा कि किस प्रकार उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो 69 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनते थे और जब हम सरकार में आए तो 111 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनते थे। फिर किस प्रकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया गया, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके माध्यम से 1,36,000 करोड़ रुपए हमने बचाए। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे बिचौलियों को जो फायदा मिलती थी पिछले सरकार के समय, वैसे 4 करोड़ राशन कार्डों को किस प्रकार हमने पकड़ा और पकड़ने के कारण गरीबों को लाभ हुआ। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती हैं उसमें किस प्रकार से पिछले सरकार के समय मात्र 59 गांव तक पहुंचा था और वह भी एंड यूजर तक ऑप्टिक्स नहीं पहुंचा था। हमारे सरकार के समय 76,000 गांव तक ये पूरा विषय पहुंचा। तो पूरे समग्रता के साथ सभी नीतियों के विषय में उन्होंने बात की। उन्होंने यह बात की कि नीति और नीति तो हमेशा ही होता है, अगर नीयत सही हो तभी जाके नीति को हम लगा पाते हैं, नीति का उपयोग कर पाते हैं और उस नीति के उपयोग से जनता का भला होता है। बिंदुशः उन्होंने हर विषय पर अपनी टिप्पणी की और जिन जिन विषयों पर राष्ट्रपति महामहिम ने अपने विषय को रखा था उन सब विषयों को उन्होंने स्पर्श किया, कुछ उत्तर भी दिया। जैसे कि खड़गे साहब ने आरोप लगाए थे कि लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस ने की थी तभी वो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। पात्रा जी 1.5 मिनट हो गया आपका। पात्रा जी 1.5 मिनट हो गया आपका। मैं वापस आऊंगा आपके पास जब आपका वापस समय आएगा दोबारा। आपने कहा कि सारे बिंदुओं को छुआ जिसमें राष्ट्रपति ने जिक्र किया था। राष्ट्रपति ने स्कैम का जिक्र नहीं किया था सर, राहुल गांधी ने किया था, चुनावी रैली में किया था। भूकंप का जिक्र नहीं किया था सर राष्ट्रपति ने, राहुल गांधी ने किया था, पिछले समय किया था संसद के सत्र के दौरान, जिस पर आज उन्होंने टिप्पणी की, जिसके साथ शुरुआत की। प्रेमचंद मिश्रा जी, स्कैम में भी सेवा हो सकती है क्या? और क्या यही सेवा कांग्रेस कर रही थी क्या 70 साल से, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? रोहित जी, आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर यही लगा कि प्रधानमंत्री होना और प्रधानमंत्री पद की गरिमा और योग्यता का ख्याल रखना दोनों दो चीज़ है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी जी ने SCAM का अलग अलग डिफिनेशन बताया, तो वो उनके लेवल का चीज़ था, तो उन्होंने 2 पार्टी का नाम दे दिया, 2 नेताओं का नाम दे दिया। जब राहुल जी की बारी आई तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया उनके लिए SCAM का क्या मतलब हो सकता है, इन शब्दों को वो किस रूप में देखते हैं। उन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से बताया और उसको लेकर आप
रात में आए उत्तराखंड के भूकंप को जोड़ देना कि देखिए क्या भूकंप आया, उसका भी मजाक उड़ाना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक और हल्की बातें प्रधानमंत्री के स्तर से इस देश ने कभी नहीं सुना होगा, खासकर वो भी संसद में। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करने के बजाय उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहिए था जो उन्होंने वायदे किए थे और जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन्होंने जिन चीज़ों को उनसे बुलवाया था, तो वो करते नहीं हैं। लगातार अगर झूठ ही बोलना है और झूठ की ही राजनीति करना है तो कुछ भी कह दीजिए। एक परिवार को समर्पित लोकतंत्र, ये बार बार बोलते हैं। अरे हमने तो हमारे परिवार से तो सिर्फ 3 व्यक्ति, जिसको आप परिवार कहते हैं, 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और 3 व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आज तक 53 कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, 53। 50 लोग कौन थे? वो गैर गांधी परिवार के लोग। सर समय जवाब दे गया है, 1.5 मिनट पूरा हो गया आपका। अगले पक्ष में आपके पास आऊँगा, जब तक आप अपनी बात और रखिएगा। भदौरिया साहब, आपका कमेंट। क्या पीएम उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली कर रहे थे संसद से? आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव निस्संदेह इस समय सबसे महत्वपूर्ण इस समय मुद्दा है, पूरे देश की जनता के सामने है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी जुमलों के आदी हो गए हैं। इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की पिछले 5 वर्ष से चल रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, गैंग रेप जैसी घटनाएं हर जिले हर कस्बे में हो रही हैं। इसी तरह से वहाँ बुनकर मजदूर परेशान हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो संसद में भी और संसद के बाहर भी कहते हैं जो हमने चुनाव में कहा था वो सब जुमले थे, और इसी तरह के जुमले में दोनों लोग उलझे हुए हैं। जमीन पर काम हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में इस समय गांव-गांव में बूथ पर हमारे लोग मुस्तैद हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कह रहे हैं काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में बहन मायावती जी के सामने। और इन लोगों के जुमलों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में अब जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर पूरी तरह से देगी और बता देगी कि 4 बार नहीं 5वीं बार भी बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री इसलिए बनेंगी क्योंकि 4 बार में न दंगा हुआ, न वहाँ गुंडागर्दी हुई। और विकास के तौर पर जहां आपका स्टूडियो है यमुना एक्सप्रेसवे पे जाइए, पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो कहते हैं कि इस तरह का बेहतरीन एक्सप्रेसवे अमेरिका यूरोप में ही दिखाई देता है, एशिया में तो नहीं दिखाई देता। ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समय पूरा हो गया। वापस आता हूं आपके पास। राजेंद्र द्विवेदी जी, आपने तीनों की बात सुन ली, आपने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना होगा। प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा दिया पीएम ने आज भूकंप वाली बात करके संसद के अंदर। तो राहुल गांधी जिस दिन कह रहे थे मैं बोलूंगा भूकंप आ जाएगा, उस दिन क्या संसद की गरिमा उठ रही थी, बढ़ रही थी? और आज प्रधानमंत्री वही बात दोहराते हैं तो संसद की गरिमा कम हो जाती है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिर जाती है अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसी बात करते हैं, लेकिन तब गरिमा बढ़ जा रही थी जिस दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के अध्यादेश को राहुल गांधी फाड़ के फेंक दे रहे थे। रोहित जी, मैं एक बात आपसे, हेलो द्विवेदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दलों का डिबेट में आरोप प्रत्यारोप का चरित्र एक जैसा हो गया है। जो सारे लोगों का आवाज़ जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने सदन में जो भी जवाब दिया वो राजनीति से तो प्रेरित था ही। चुनाव का, अब चूंकि चुनावी माहौल है और चुनाव से संबंधित सारे सवाल थे, सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने नोटबंदी पर जवाब उन्होंने दिया कि नोटबंदी पर जितने आरोप लग रहे थे, सबसे बड़ा इशू यूपी में नोटबंदी को लेकर है। जो लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से बेरोजगारी फैल गई, नोटबंदी से और तरह तरह की समस्याएं हो गई, लोग लाइन में लग गए, तो नोटबंदी का उन्होंने बहुत सलीके से अपना जवाब दिया और पक्ष रखा। जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें या उसका पार्लियामेंट के जवाब में रूप में देखें, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका मनरेगा से उदाहरण देते हुए कहा कि मनरेगा में 1036 बार चेंज किए गए नियमावली, तो और जबकि लोग डाल चल रहे थे, मैं पात चलता, इसलिए नोटबंदी के कारण जो बार बार चेंज करना पड़ा। दूसरे प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण थे, जवाब थे, वो सब चूंकि आरोप इस तरीके लगे रहे तो जवाब भी उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया।
तो आरोप के हिसाब से जिस हिसाब से जवाब दिया, तो जवाब का उत्तर प्रदेश चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने आप चीज़ें देखी जा सकती हैं। आज आ रहा था जवाब, जो जितने भी आरोप थे, कोई बहस या कोई ऐसा चीज़ डिबेट। ठीक सर, समय पूरा हो गया सर, 1.5 मिनट का। वापस आता हूं आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा सवाल जो मैंने इनसे पूछा था शायद उन तक आवाज़ नहीं गई, आप तक आई होगी। राहुल गांधी संसद में भूकंप लाएं तो वो बड़ा खुलासा है। प्रधानमंत्री कहें कि कल भूकंप आ गया था, शायद उसी वजह से तो नहीं आया, वो भावनाओं को चोट पहुंचाता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? रोहित जी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सोचिए, राहुल जी ने जब कहा था कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं अगर कुछ बातों को रखना चाहता हूं, मेरे मन में रखना चाहता हूं जिससे राजनीतिक तौर पे भूकंप आएगा, वो भूकंप पॉलिटिकल भूकंप माने एक हलचल होगी, एक कहीं न कहीं उस पर चर्चा होगी, जिसको आप राजनीतिक शब्द में और भी कुछ नए नाम से कह सकते हैं। लेकिन कल रात में तो वाकई में भूकंप आया है। आज कल्पना करिए, अगर उस भूकंप, भगवान की कृपा ही कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर कुछ डेथ हुई होती, तो क्या प्रधानमंत्री ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते उस भूकंप को लेकर? जो वास्तविक भूकंप आया है, जो एक प्राकृतिक आपदा है, उसको आप किसी राजनीतिक दल के नेता के किसी बयान से जोड़कर सदन में इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण की भाषण की शुरुआत आपने जिस तरीके से की, जिस हल्के ढंग से की, निस्संदेह मैं बता रहा हूँ, नॉट एज ए कांग्रेसमैन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप ये शब्द नहीं है, वो लहजा नहीं है। आपको बोली आलोचना शालीनता पूर्वक भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि हम सिर्फ हर चीज़ का मजाक उड़ा के ही बात करना है और राजनीति के स्तर को इतना नीचे ले जाना है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। मैंने ऐसा क्या होता है सर? बार बार वो एक परिवार अपनी सरकार के प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ देना, एक परिवार को लेकर बार बार ये आरोप लगाते हैं, वो हल्की बात नहीं थी क्या सर? करिए ना। या इस देश के सिख दंगे जब हुए सर, हजारों लोग काट मारे गए, तब ये कहना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे धरती हिलती है, ये सारी चीजें सर आप इनको राजनीतिक मायनों में देखते हैं, इनको आप राजनीतिक मायने समझाने लगते हैं। अभी संबित पात्रा के पास जाऊंगा, वो इसकी बात के राजनीतिक मायने समझाने लगेंगे। हम लोग का क्या होगा सर? आप लोग तो सब अपने अपने राजनीतिक मायने बता के निकल जाते हैं। जनता बेवकूफ बनती है, बाद में हिसाब लगाती रहती है कि हमको सहला के गए कि गाली दे के गए। नहीं, राजीव जी ने क्या कहा सुन लीजिए। नहीं, आप अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, एक तरफा बोलना चाहते हैं तो बोलिए, लेकिन जब आपने इंदिरा जी की हत्या तक को भी इसमें शामिल किया है तो 10 सेकंड मुझे। मैं तो सुन ही रहा हूं सर, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं। कहना था, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं सर आपको। मैं तो साथ में ये भी कह रहा हूं, स्वाभाविक आप दोनों लोग तो बोल के निकल जाएंगे सर। जनता समझ ही नहीं पाती है कि हमको सहला रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। जनता खूब समझ रही है, जनता समझ रही है, जनता चीजों को अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, झूठ की राजनीति, हर चीज में झूठ और व्यंग और मजाक कर देना, यह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं तो ये कह रहा हूं, आप बार बार एक परिवार पर बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी बोलते, पूरी बीजेपी बोलती है, अभी पात्रा जी शुरू कर देंगे कुछ देर के बाद। 53 कांग्रेस प्रेसिडेंट हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 4 एक परिवार के हैं। 49 कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? जो गैर गांधी परिवार के हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती एक परिवार को समर्पित लोकतंत्र। 3 प्रधानमंत्री बने एक परिवार के, बाकी प्रधानमंत्री कौन है बताओ? कांग्रेस ने किस किस को प्रधानमंत्री बनाया? शास्त्री जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, क्या वो गांधी परिवार के थे? हमने नरसिम्हा राव जी को बनाया, गांधी परिवार के थे। सर जवाब भी, प्रधानमंत्री कांग्रेस बनाती है, देश की जनता बनाती है। जी को बनाया हमने। सर यही तो सवाल है सर, यही तो सवाल है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाती है या इस देश की जनता वोट देकर चुन के प्रधानमंत्री बनाती है? सर यही तो सवाल है, इस देश की जनता राजशाही में जी रही है कि लोकतंत्र में जी रही है? या कांग्रेस तय करती है या मैं और आप तय करते हैं जो वोट डाल के आते हैं? सर आप चूंकि आपको डर है, चूंकि इनको डर है उस परिवार से, इससे बार बार उस परिवार पर आते हैं। अरे राजनीति करिए, शालीनतापूर्वक आलोचना करिए, नीतियों पर बात करिए, क्या एक परिवार से? मैं जवाब दे सकता हूं रोहित जी? ठीक है, संबित पात्रा बोलिए, दीजिए जवाब। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता है, एलओपी है, वो खड़े होकर बोले तो उन्होंने कहा कि एक ही परिवार से इतने लोगों ने कुर्बानी दी। नाम भी गिनवाया इंदिरा जी का, राजीव जी का, और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उस तरफ बैठे, वहां से कौन सा कुत्ता भी है जिसने अपनी कुर्बानी दी? किस प्रकार से कुत्ते का संज्ञान तक हम सबको दे दिया, और यहाँ पर ये नाराज हो रहे उल्टे हम नाराज होने के बदले ये नाराज होने की एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक मजाक का विषय है, देखिए प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि कुछ मजाकिया लहजा भी होता है। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी
देखिए हल्की बात उन्होंने नहीं की, जिसको हल्के में लेना चाहिए उसको हल्के में ही लिया। राहुल गांधी जी को हल्के में लेना चाहिए, उन्होंने हल्के में लेके उस विषय को 5 मिनट कह के दरकिनार कर दिया। बाकी 1 घंटा जो कहा, आप याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी के विषय में कहा कि 2014 में मात्र 2700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी होता था। हम आए, हमारी नीयत ऐसी थी कि 2016 तक 9100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनने लगा। कोल के बारे में बात की कि कोल के जो खदान होते थे वहां ट्रेन आती थी और दूर दूर के जगह तक लेकर जाती थी। हम सरकार में आए तो पास वालों को पहले पहुंचाया, जिसके कारण से 1300 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचा। एलईडी बल्ब के बारे में उन्होंने बताया कि 21 करोड़ एलईडी बल्ब पूरे देश में बांटा गया। कांग्रेस के समय एक एलईडी बल्ब 300 रुपए से 400 रुपए का था, अब मोदी जी के समय एक एलईडी बल्ब 30 रुपए से 40 रुपए का है। इससे 11,000 करोड़ रुपए देश को बचत हुआ। बताइए, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। प्रेम जी, आप नाराज मत होइए, राहुल जी को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। बस उन्होंने भूकंप की बात की थी, राहुल जी भाषण की शुरुआत 2-4 मिनट पूरा संसद हंसा, बुला दिया गया। पात्रा जी एक बात बताइए, सुनिए मैं पात्रा जी एक बात बताइए। पात्रा जी मैं पहला सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री संसद से चुनावी रैली कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ईमानदारी से कहिएगा इस बात को। आपने जिस कमेंट का जिक्र किया मैंने नहीं किया, वो कल संसद की कार्रवाई से एक्सपंज हो गया था, आपको भी पता है। वरना कल भी उस पर डिबेट हुआ होता और आज भी होता, और कई दिन तक आप लोग इस देश में किसी चैनल पे और कोई डिबेट होने नहीं देते अगर संसद की कार्रवाई से वो शब्द नहीं हटाया गया होता। आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, ये तो अजीब विडंबना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह दे कि खून बह जाएगा, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा और उस पर डिबेट नहीं होगा। वही अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कह देता तो अभी तक पता नहीं क्या इंटॉलरेंस का सब अवार्ड वापसी वाले आगे होते। अभी अवार्ड वापसी चल रही होती, डिबेट भी अवार्ड वापसी पे हो रही होती है। और हमें कुत्ता कह दे तो ठीक है, हम तो बैठ जाएंगे चुपचाप, भैया बोल लो हमारा क्या है, उस पर कुछ डिबेट नहीं होना चाहिए, वो एक्सपंज हो गया। हम कुत्ते बन जाते हैं तो वो एक्सपंज, और हमारे तरफ से कोई बोल देता है तो वो एकदम सुबह से शाम तक चाहता हूं सारे अवार्ड वापसी वाले आ जाएंगे। भारत के लोग, नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, सुनिए भदौरिया जी बोलिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा। देखिए ऐसा है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन तो लीजिए पहले, बोलिए भदौरिया जी। इतना इंटॉलरेंस काहे को है? नहीं, अगर आपने मुझसे कहा तो मैं ये कहना चाहता हूं और हमारे डिबेट भी ना हो, ये कमाल है। ये अब इनको कहिए कि थोड़ी देर सुन भी लें, ये केवल बोलते ही रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं इनको बड़ा इस समय, सुन लीजिए ना एक बात, आप बोल रहे थे तब तो कोई नहीं टोक रहा था ना, सुनिए ना एक बार। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये जुमले हमेशा दोहराते रहते हैं। जब इनको बोलना होता है तो इनके जनरल वीके सिंह कहते हैं दलित पर, उसकी हत्या पर कहते हैं कि जैसे कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया जाए तो हम अपनी टिप्पणी दे सकते हैं क्या? तो ये लोग कह सकते हैं कुछ रामजादे हैं और कौन से और दूसरे जादे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं इस समय देश बहुत ही गंभीर सवालों से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश का जहां 22 करोड़ लोग, 1/5 लोग हिंदुस्तान के जहां रहते हों, वहां का चुनाव है और जिस हल्केपन से ये यहां पर जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए पता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या बोला? आप ही चुनाव के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो बोला उसको किसी ने मंजूर नहीं किया, पर दयाशंकर सिंह की पत्नी को पुरस्कृत किया गया। जो दयाशंकर सिंह ने बहन मायावती जी के बारे में बोला, उसके बारे में पूरा देश जानता है और पूरा देश शर्मिंदा हुआ। पर ये लोग हमेशा किसी हमारे दलित के बारे में कुछ बोलें, किसी को हमारे कुत्ते से तुलना कर दें, और दयाशंकर जी कुछ भी कह के, और ये दयाशंकर जी को ये संरक्षण देते रहे। सर दयाशंकर जी को सर तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, तिलक तराजू और तलवार उन लोगों के लिए कहा गया जिन्होंने 2,500 वर्षों तक हमारा उत्पीड़न किया, दलितों का, पिछड़ों का, उत्पीड़न किया। आज भी जिस तरह से मुजफ्फरनगर जब ऐलान करते हैं उम्मीदवारों का तो बताते हैं 97 मुसलमान, 87 दलित, इतने ओबीसी, फिर कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी हाँ, सर आप तो टिकट भी बांट के देते हैं जात में, इसलिए कहते हैं बहुजन सुखाय कहाँ गया उसमें? सर देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि 403 की सूची में इनके एक मुसलमान नहीं है, और कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर सबके लिए स्थान है, चाहे आदमी को टिकट दीजिए ना, चाहे मुस्लिम है, जाति को, धर्म को टिकट क्यों देते हैं?
उम्मीदवार को टिकट दीजिए कि उसकी जात को टिकट देते हैं आप? सबको टिकट दिया है, इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न पूछिए ना। क्या ये उत्तर प्रदेश में जहां 20% मुसलमान रहते हैं एक भी टिकट के हकदार नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, एक परिवार है 42 लोगों का, केवल समाजवादी पार्टी अपने सैफई परिवार तक सीमित है और ये एक धर्म की राजनीति करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग उकता गए हैं इन दोनों पार्टियों से, और एक केंद्र में सरकार चल रहा है, एक प्रदेश में। इसीलिए एक बेहतर विकल्प जिसने 4 बार सरकार चलाई हो, सबको न्याय दिया हो, उसी को फिर 5वीं बार चुनेंगे। आज अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आज तो आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ही लोगों ने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो आज गठबंधन में है, जिसमें यह मजाक बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी के कैरियर को अखिलेश की साइकिल के कैरियर का सहारा है, वो भी 2 हफ्ते पहले तक एक दूसरे पे खुलकर आरोप लगाते थे। कांग्रेस का तो नारा ही था 27 साल यूपी बेहाल।